हाय एवरीवन, माई सेल्फ सीमा। स्वागत है आपका ऑनलाइन अचीवर्स एकेडमी पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2021 में जो हमारा पीजीटी हिस्ट्री एग्ज़ाम हुआ था उसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, मानव इतिहास में सबसे पुरातन कानून संहिता किसके द्वारा दी गई थी। तो सबसे पुरातन जो संहिता है वो हम्मुराबी के द्वारा दी गई थी। और ये जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये वाला टॉपिक भी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिविलाइजेशन, यूनान की सिविलाइजेशन, ये सारी सिविलाइजेशन हम पढ़ेंगे, उन्हीं में हम हम्मुराबी का नाम भी पढ़ते हैं। तो इसने कानून संहिता स्टार्ट कराई थी, कानून लिखे थे। कानून संहिता एक मिट्टी की पट्टिका पर ये सारे कानून उन्होंने लिखे थे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हेरोडोटस को तो आप जानते ही हैं। 1857 के विद्रोह के पश्चात निम्नलिखित में से कौन नेपाल चला गया था। तो वैसे तो नेपाल, हमारा जो राइट आंसर है वो नाना साहिब है इसके अंदर, नाना साहिब। क्योंकि नाना साहिब बार बार पराजित होकर, बार बार पराजय होके, मतलब दुखी होके वो नेपाल चले जाते हैं। पर तात्या टोपे भी 1859 में नेपाल ही जाते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु, मतलब जो एक विश्वासघात जमींदार ने अंग्रेजों को बता दिया कि तात्या टोपे वहाँ पे गए हैं, उनको भी फांसी दे दी जाती है। और जो लक्ष्मीबाई है, लक्ष्मीबाई का जो जिक्र करते हैं हम, 4 जून 1857 में उन्होंने अपना विद्रोह स्टार्ट किया था और 17 जून को ही उनकी मृत्यु हो जाती है। कुंवर सिंह को भी बिहार का सिंह कहा जाता है। तो ये चारों ही 1857 की क्रांति से काफ़ी जुड़े हुए पर्सन हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि 1876 में किसकी स्थापना हुई है, इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन। एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो 26 जुलाई 1867 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई है, जिसमें स्पेशली जो पर्सन रहे हैं वो कौन रहे हैं, आनंद मोहन बोस। ठीक है, इसमें से कौन है, आनंद मोहन बोस। अगर आनंद मोहन बोस ऑप्शन में नहीं है तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके मेन अध्यक्ष रहे हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की 1876 में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए आपके इनके बारे में, आनंद चार्लू है, सुब्रमण्यम अय्यर है, इनका जो संबंध है 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना होती है। आनंद चार्लू, सुब्रमण्यम अय्यर, राघव चेरियर, इन सब का संबंध किससे रहेगा, जो आपकी मद्रास महाजन सभा से रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसका जो राइट आंसर रहता है आपका वो रहेगा आनंद मोहन बोस। ठीक है, और वैसे इससे जो जुड़े हुए जो पर्सन रहे थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मेसोपोटामिया के प्रारंभिक लेखन प्राप्त हुआ। ये कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया में, जब मेसोपोटामियन सभ्यता पढ़ते हैं, आप इसको 11वीं की एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हैं। 11वीं की एनसीईआरटी में ये टॉपिक दिया हुआ है और उसी से क्वेश्चन भी लिया हुआ है। और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तब भी हम सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, वहाँ भी इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो ये मिट्टी की तख्तियों पर, जैतून की तख्तियों पर, तो इन्होंने मिट्टी की तख्तियाँ, चिकनी जो मिट्टी से तख्तियाँ बनाई, उससे नुकीली चीज़ से ये चीज़ें लिखते थे और उसके बाद उसको सुखा दिया करते थे। तो क्या होता था, वो चीज़ एज इट इज़ लिखी हुई मिली है बाद में। तो मिट्टी की तख्तियों पर ही उनका लेखन मिला है। नेक्स्ट चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश किसने की है, मतलब कौन से एक्ट के द्वारा की गई है। तो मैंने स्पेशली ये जो सारे के सारे एक्ट आपको पढ़ा रखे हैं अचीवर्स ऐप पे, सारे ही एक्ट मैंने, चाहे 1919 का एक्ट रहा है आपका, चाहे आपका, एक मिनट, चाहे आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रहा है, या आपका भारत शासन अधिनियम रहा है, ये सारे एक्ट मैंने पढ़ा रखे हैं। और इन एक्ट में जो रहा है क्वेश्चन राइट आपका, वो भारत शासन अधिनियम 1935 में संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश से की गई है। ठीक है, आईएएस की जो आपकी परीक्षा है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 96। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है, इसमें 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है या कौन सा असत्य है, या कौन सा कथन एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। तो 1917 की बोल्शेविक क्रांति को मानव सभ्यता में मील के पत्थर माना गया है, ये बिल्कुल राइट है। मानव समाज पर इसका असर वैश्विक था, जिसने सभी प्रकार की असमानताओं के खिलाफ आवाज़ उठाने और लड़ने के शोषित व वंचित जनता को प्रोत्साहित किया। मतलब कुल मिला के कह रहा है कि जो कमज़ोर भी मनुष्य था ना, उसने भी इस क्रांति को देख के कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि हम भी लड़ाई कर सकते हैं अपने अधिकार के लिए। तो ये दोनों ही कथन सत्य है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो ये जो राइट आंसर है इसका, ए और आर दोनों सत्य है और की सही व्याख्या आर है। ठीक है,
तो इसमें जो बताया गया है कि अगर इन लोगों के लिए आवाज़ बनी है तभी तो मील के पत्थर का काम किया है इसने, तो ये दोनों ही एक दूसरे से मैच करते हैं। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी की सहायता के लिए 1765 में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको भी पता है कि डिंडुगल में हैदर अली के द्वारा आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको पता है, ये सारी कैपिटल्स मैंने आपको स्पेशली बोला है याद करने के लिए, ये कहीं से इसमें से क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो पहला जो रहेगा आपका विधेय है, विधेय को मिलाना आपको उससे मिथिला से, ठीक है। मौर्य को जो मिलाना आपको पिपलीवन से, और मल को मिलाना आपको पावा और कुशीनारा से, साक्य को मिलाना है कपिलवस्तु से। अब आप अपना राइट आंसर देख सकते हैं, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आप क्लिक करो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, परंपरा के अनुसार जैन मत की प्रथम साध्वी किसे माना गया है। तो आपको भी पता है जैन मत में जब आप बार बार चंदना को ही पढ़ते हैं, जैन मत की प्रथम साध्वी चंदना को माना जाता है, क्योंकि त्रिशला तो माता रही है और सुजाता जो रही है उसका संबंध बौद्ध धर्म से रहा है, इनका संबंध बौद्ध धर्म से रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, मुगल जमींदारी प्रथा। तो हम स्पेशल मुगल का जो प्रशासन है वो आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है। मुगल प्रशासन हुआ या दिल्ली सल्तनत का प्रशासन हुआ, वहाँ से बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मुगल प्रशासन में ये कह रहे हैं कि जो जागीरदारी प्रथा है ना कहीं मुगल के उस औरंगजेब के जो काल रहा था, औरंगजेब का जो टाइम रहा था, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जागीरदारी प्रथा मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखी है, जागीरदारी प्रथा। तो देखिए जागीरदारी जो प्रथा है उसके विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। औरंगजेब के शासन के अंतिम वर्ष दौरान मुगल प्रशासनिक ढांचे को जागीरदारी संकट का सामना करना पड़ा। जागीरों की सीमित संख्या थी लेकिन मनसबदारियों की असीमित संख्या थी। दोनों ही ये राइट हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका रहेगा ए और बी दोनों ही सत्य हैं, ए और बी दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं, किस मुगल शासक ने वैष्णव संत गोसाई जदरूप से भेंट की है। अगर अकबर आता तो आप उसको ऑप्शन में राइट करते, बट यहाँ आप करोगे जहांगीर को, ठीक है। तो जहांगीर का भी कहीं ना कहीं वैष्णव संत से मतलब कहीं ना कहीं उनकी रिस्पेक्ट उन्होंने की है, गोसाई जगद्रूप से भेंट की है। पातिमोक्ष क्या है। पातिमोक्ष ये जो हम विनय पिटक पढ़ते हैं ना, जैसे बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक पढ़ते हैं और उसकी जो विनय पिटक के हमने पाठ पढ़े हुए ना, उन पाठ में से एक है पातिमुख एक, ठीक है। पातिमुख बौद्ध भिक्षुओं के लिए संघ अनुशासन की संहिता, बौद्ध भिक्षुओं के लिए संघ अनुशासन की संहिता। तो कोई क्वेश्चन काफ़ी डीप भी पूछा जाता है, 10 से 15 क्वेश्चन तो थोड़े अच्छे ही लेवल के पूछे जाते हैं। तो ये ही आपने इतना तो आपने याद कर रखा है कि भाई 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। आगे उन सूत पिटक के भी पार्ट है, चाहे उसमें दीर्घ निकाय है, मंजिम निकाय है, संयुक्त है, अंगुत्तर निकाय है, खुंदक निकाय है। उसके बाद जो विनय पिटक है, विनय पिटक के भी आगे पार्ट बने हुए हैं। विनय पिटक में पातिमुख है, सुत विभंग है, परिवार है, खंदक है, ये सारे पातिमुख में स्पेशली अनुशासन की चर्चा की गई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुद्ध विभंग में भिक्षु और भिक्षुओं के क्या कार्य करने चाहिए, क्या करने नहीं करने चाहिए, ठीक है। जो खंदक है उसमें बताया कि प्रश्न उत्तर शैली कैसे होती है, सारे पॉइंट उनके अंदर बताए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो आप ये वाले स्पेशली सारे के सारे जो वंस हैं हमें एग्जाम में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हमें पढ़ने भी पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा तो मिलान करने से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है आपस में मिलान करने से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। तो ये वाला जो एग्ज़ाम में है आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 4, ठीक है। तो ये आप मैच कर लीजिए, सिर्फ आपको मैच करना है, इसमें देखना है कि कौन सा किससे मैच होता है। तो 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जागीर के दरबार में कौन चित्रकार उत्कृष्ट प्राकृतिक चित्रकारी के लिए जाना जाता है, जिसे नादिर उल अस्तर की उपाधि दी गई थी। अब देखिए ये 4 चित्रकार जो रहे हैं उन चित्रकारों में पूछा गया ऐसा कौन सा चित्रकार है जिसको नादिर उल अस्तर की उपाधि दी गई है। तो जागीर ने अपने दरबार में क्योंकि जागीर का जो दरबार है वो चित्रकारी के लिए काफ़ी फेमस माना जाता था, और उसके बाद उसने क्या किया था, चित्रकारी के मामले में जो इसने काफ़ी विद्वान, काफ़ी चित्रकार इसके दरबार में रहे थे। अबुल हसन, दौलत, मनोहर, मंसूर, ये सारे ही इसके दरबार में रहे हैं। तो नादिर उल अस्तर की जो उपाधि मिली है वो मंसूर को मिली है, ठीक है। और जो अबुल हसन है ये भी सबके खूबसूरत चित्र बनाया करता था, मतलब सबकी फेस के जो हुसन के चित्र बनाता था। ये मंसूर जो मशहूर था वो किस चीज़ में था, नेचर्स की चित्रकारी में मशहूर रहा है। दौलत, मनोहर सभी इनके दरबार में थे।
नेक्स्ट चलते हैं, पुनर्भू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? पुनर्विवाहित स्त्रियों के लिए पुनर्भू शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? एक है। ठीक है, किसका प्रयोग किया गया है पुनर्भू का? वो किया गया है, एक मिनट, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, आरंभिक होमोसैपियंस के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये आपके एनसीईआरटी 11th का ही क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड टॉपिक में से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो ये रहेगा आपका अफ्रीका से। ठीक है, आरंभिक होमोसैपियंस के प्रमाण अफ्रीका से मिले हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो आपका फर्स्ट वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये सारे आपके जितने भी षड्यंत्र हैं, चाहे आपका काकोरी कांड है, मुजफ्फर बम कांड है, लाहौर षड्यंत्र, ये सभी आपको अच्छे से पढ़ने होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो कुल मिला के क्रांतिकारी आंदोलन जो होते हैं वो टॉपिक अच्छे से कवर करना होता है, क्रांतिकारी आंदोलन। तो इसमें से ये नहीं है, बाकी सभी प्रफुल्ल चाकी, अशफाक उल्लाह, सुखदेव, लाहौर षड्यंत्र से, तो इनका सभी का संबंध रहा है, गणेश का नहीं रहा है अलीपुर से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य जो रहा था वो इस्लाम का शुद्धिकरण कर रहा है। जब हम सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम इस्लामी आंदोलन भी पढ़ते हैं, जिसमें एक मेन रहता है वहाबी आंदोलन, और वहाबी आंदोलन का मेन कारण था इस्लाम का शुद्धिकरण करना। नेक्स्ट चलते हैं, स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि स्वराज पार्टी का गठन काकीनाडा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान हुआ था। बिल्कुल रोंग है, ये इलाहाबाद जो वो बोलते अधिवेशन उस दिन हुआ था, वहाँ पर अधिवेशन हुआ था, न कि काकीनाडा कांग्रेस में। उसके बाद CR दास ने, मोतीलाल नेहरू ने 1919 के एक्ट के तहत विधान परिषद में प्रवेश की वकालत की थी, जबकि C राजगोपालाचारी ने उनके समर्थक में इसका विरोध किया था। ये बिल्कुल राइट है। तो क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड राइट है और ए इसका रोंग है। तो इसमें आप जाओगे सेकंड पर। ठीक है, सेकंड मतलब बी पर। नेक्स्ट चलते हैं, हेनरी कोर्ट, ये भी अभी हमने टॉपिक पढ़ा था एनसीईआरटी का, 11th के एनसीईआरटी का। हेनरी कोर्ट ने किस पद्धति का आविष्कार किया है? तो आलोड़न भट्टी का आविष्कार किया है हेनरी कोर्ट के द्वारा। इस्लाम के संदर्भ में तफसीर से आप क्या समझते हैं? तफसीर का मतलब ये इस्लाम धर्म वाला टॉपिक जो होता है, और +1 के एनसीईआरटी में भी इस्लाम धर्म है और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इस्लाम धर्म को हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो उसमें क्या है, स्पेशली कुरान की जो व्याख्या होती है, कुरान की जो व्याख्या है वो क्या बोला गया है? इस्लाम धर्म में तफसीर बोला गया है। नेक्स्ट चलते हैं, टेडजेल के किस पोप के कार्यकाल में एक व्यक्ति था टेडजेल? ठीक है, इसने क्या किया था? क्षमा पत्र, ये जो पत्र होते हैं कि हमें क्षमा चाहिए और क्षमा मांगने के लिए पोप उससे जो है अपने पैगंबर से, अपने ईसा मसीह से, नॉट पैगंबर, ईसा मसीह क्षमा मांग रहे हैं, उसमें जो जितने भी आपने पाप किए हैं उतने अपने पैसे रख के और दान पत्र में डाल देने हैं। तो ये जो क्षमा पात्र की बिक्री शुरू की थी, ये किसने की थी? टेडजेल ने की थी। टेडजेल ने किसके काल में की थी? अगर पूछा जाए किसने की थी तो टेडजेल ने। किसके काल में की थी? तो लियो 10 के काल में, लियो 10 जो रहा था इसके काल में की थी। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कौन सा ब्राह्मण संबंधित है? मतलब ऋग्वेद से कौन सा ब्राह्मण संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये ब्राह्मण से रिलेटेड पॉइंट हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से ग्रंथ का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, क्योंकि हर जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, ये सारे के सारे जो चारों वेद आपके हैं, उन चारों वेदों के अपने अपने एक ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं। जैसे आप ऋग्वेद पर जाइए, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, 2 के साथ 3 बोले जाते हैं, ऐत्रेय, कौशिकी और संखायन, ये रहेंगे आपके ऋग्वेद के। ठीक है, तो इसमें आपने कौन सा दिखा है? कौशिकी, और स्पेशली क्या पूछा गया? ऋग्वेद के बारे में। तो राइट आंसर हमारा ये होगा। गोपथ है जो वो किससे रिलेटेड है? वो अथर्ववेद से रिलेटेड है, अथर्ववेद से। ठीक है, उसके बाद आपके सामवेद के भी अलग अलग जो रहते हैं, सामवेद के भी अलग अलग रहेंगे। उसके बाद आपके यजुर्वेद के भी अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ रहते हैं। तो ये सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं। सामवेद के लिए स्पेशली पंचवीस कहा गया, पंचवीस जो है ये सामवेद का ही क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीस। ठीक है, बाकी बचा शतपथ, ये किसका रहेगा? आपका जो आपका यजुर्वेद बचा है। तो सबके ब्राह्मण ग्रंथ है, सबको आपने अच्छे से याद करने हैं कि ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है, इनको सभी को याद करना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया है? उपनिषदों का फारसी में जो अनुवाद है औरंगजेब के
समय में हुआ था? दारा सिकोह के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है किसका पुत्र था? शाहजहाँ का था और ये औरंगजेब का भाई है। भारत में सोहन संस्कृति किस युग से है? अभी जो मैंने अपनी क्लास पढ़ा रखी है जिसमें स्पेशली मैंने ये वाला जो क्वेश्चन कराया हुआ है कि सोहन संस्कृति किस युग से संबंधित है, तो वो किस युग से संबंधित है? तो निमनपुरा पाषाण काल से। ठीक है, तो ये सोहन संस्कृति है जो निमनपुरा पाषाण काल से संबंधित है और इस क्वेश्चन को मैंने कई बार कराया हुआ है और उसमें भी MCQ में भी कराया हुआ है। जो मेरा चैनल है यूनिक स्टडी बाय सीमा मैम पे, उस पर भी मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से बताया हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में चावल की खेती के सबसे प्राचीन साक्ष्य, तो कोल्डी हवा, बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है कोल्डी हवा, जिसमें चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं और ये इलाहाबाद यूपी के अंदर पड़ता एरिया है। नेक्स्ट चलते हैं, अभी आपको बुकों का मिलान करना है। बुक कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई है, कौन सी इसमें रॉन्ग है? तो बुक स्टार्ट करते हैं। जो पहली बुक आपकी रहेगी कल्पसूत्र, भद्रबाहु ने लिखी, बिल्कुल राइट है। विशुद्धिमक बुद्ध घोष के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल राइट है। पृष्टि पर्वन हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल राइट है। पर वसुमित्र ने सूत्र अलंकार नहीं लिखी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। वसुमित्र कौन थे भाई? जिसने बौद्ध संगति, चौथी वाली जो बौद्ध संगति है उसको हैंडल किया था और इसने बौद्ध धर्म की विषव कोश और महाविभाषा सूत्र की रचना की है। किस किस की रचना की है इन्होंने? एक मिनट, बौद्ध धर्म से रिलेटेड विषव घोष, ठीक है, विषव घोष और महाविभाषा सूत्र, महाविभाषा सूत्र वो आप देख लेना। महाविभाषा सूत्र की इन्होंने रचना की है वसुमित्र ने। तो आपका जो आंसर है, क्योंकि नहीं पूछा हुआ है तो ये वाला रॉन्ग है। नेक्स्ट करते हैं, हड़प्पा शहर के उत्खनन में प्राप्त R37, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपने पढ़ा हुआ है। कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है। R37 क्या होता है? कब्र में एक ताबूत के ऊपर लिखा होता है R37। ठीक है, तो ताबूत मिला है, कब्रिस्तान मिला है, R37 लिखा होता है, ये हड़प्पा से मिला है। और मूर्ति भी आपको पता है मोहनजोदड़ो से मिली है। जो विशाल स्नानागार है मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद मनका बनाने के कारखाने चनहुंदड़ो से मिले हैं, लोथल से मिले हैं मनके के कारखाने। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? वैसे तो आप कुरनूल भी राख के टीले के लिए जाना जाता है, पर इसमें जो पूछा गया है इसमें से आप हमें बताना है पलवाय। पलवाय जो है ये भी नवपाषाणकालिक साइट है और यहाँ से भी राख के टीले के अवशेष पाए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तुर्कान चहलगामी का सदस्य कौन नहीं है? तो इमादुद्दीन रेहान इनका सदस्य नहीं है। ये तीनों तुर्कान चहलगामी के सदस्य रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन आविष्कारकर्ता औद्योगिक क्रांति के दौरान कृषि क्षेत्र में हुए परिवर्तन से संबंध नहीं रखता? तो जो आपका रॉबर्ट फुल्टन है, रॉबर्ट फुल्टन, इसका संबंध नहीं है किससे? कृषि क्रांति से। ठीक है, बाकी टाउनसेंड, रॉबर्ट बेकवेल, जस्टिन वॉन, इन सब का कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति में कृषि क्षेत्र से संबंध रहा है। रॉबर्ट फुल्टन का इससे संबंध नहीं रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नांकित स्वतंत्र सेनानियों में से इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की है? आपसे होम रूल सोसाइटी पूछा है, इंडियन होम रूल सोसाइटी पूछा है। ठीक है, ये स्पेशली बाहर श्यामजी कृष्ण वर्मा है जो बाहर के इलाकों में ही आपको क्या करता था, चीज़ों को हैंडल करता था। वहीं पर इन्हें इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी, होम रूल आंदोलन नहीं है ये, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई है। ठीक है, करनाल अलकाट को तो आप जानते ही हो, इसका संबंध किससे रहा है? थियोसॉफिकल सोसाइटी से रहा है। रास बिहारी बोस के बारे में भी हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। कौन से खलीफा हिजरी सन की स्थापना से संबंधित है? खलीफा पूछे हैं। ठीक है, तो इस चारों ही खलीफा रहे हैं, उस्मान, उमर, अबू बकर, ठीक है, अली। सबसे पहले खलीफा कौन थे? अबू बकर। अगर आपसे पूछा जा रहा है स्पेशली क्या पूछा जा रहा है? हिजरी के बारे में। ठीक है, हिजरी सन, तो ये किसने स्टार्ट किया था? जैसे हम शक संवत शुरू करते हैं, विक्रम संवत शुरू करते हैं, अपने कैलेंडर शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हिजरी सन शुरू हुआ था वो उमर के समय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, किसने सेना को दशमलव प्रणाली पर गठित किया? अभी एक आधा क्वेश्चन मेरे मन में कुछ और, मैंने गलती से कुछ और बोल दिया हो तो वो आप पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। अदरवाइज मैं जहाँ तक हो सका सभी, कई बार क्या होता है कि हमारी सोच कुछ और काम करती है, फटाफट से मंजर कुछ और क्लिक कर देते हैं। तो किसकी सेना से दशमलव प्रणाली? तो ये तो बहुत ही ईजी है, चंगेज़ खान ने ही दशमलव प्रणाली से अपनी सेना को गठित किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जो विद्रोह का नेता है वो तिरोत सिंह रहा है। कौन रहा है? तिरोत सिंह।
नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 1948 में भारत सरकार ने एक समिति JBP, मतलब जो आपने बताया ना कि जो राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक समिति बनी थी, जो जिसका नाम था JVP, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया थे। ये कह रहा कि भाषी राज्यों के मुद्दों के परीक्षण हेतु गठित किए गए थे। ये परीक्षण हेतु नहीं गठित किए गए थे, ये जांच हेतु गठित किए गए थे, जांच हेतु। तो ये रोंग हो गया सिर्फ एक वर्ड से। समिति ने भाषीय आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध संस्तुति दी, ये राइट है। तो इसमें से ओनली 2 राइट मिलेगा, तो केवल सत्य 2 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन्हें फ्रांस में कन्वेंशन ने लागू कराया था? तो फ्रांस की जो क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और पूछा गया इस क्रांति के दौरान फ्रांस में कन्वेंशन ने लागू करवाया था, तो वो क्या क्या था? पहला था जो सोनकुताल, और दूसरा था सितोयेन, मतलब बिना घुटने वाला नागरिक। ये राइट आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, एनेबलिंग एक्ट 1933 क्या था? तो ये जो एक्ट रहेगा, ये एक्ट हिटलर को अधिनायकवादी शक्तियाँ प्रदान की। इस जो एक्ट ने है हिटलर को अधिनायकवादी शक्तियाँ प्रदान की हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, कंकाली जो टीले की मूर्तियां हैं प्रमुख किस धार्मिक संप्रदाय की है? कंकाली जो टीले की मूर्तियां हैं वो जैन संप्रदाय की, किसकी है? जैन संप्रदाय की है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर राज्य पर लिखा है? तो तीनों ही विजयनगर राज्य में आए थे, निकेतन भी आया था, नुनीस भी आया था, कोंटी भी आया था, तो तीनों ही विजयनगर के बारे में लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 4 रहेगा। याद रखना तीनों को, तीनों ही विजयनगर में आए थे। कौन कौन रहेगा? अफनासी, निकितिन, फर्नाहो, नुनीज, निकोलो, कोंटी, तीनों ही विजयनगर में आए थे। 2 नेवाली साउंड्स और एक कोंटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? मोहनजोदड़ो में नर्तकी मिली है, बिल्कुल सम्मिलित है। धोलावीरा में साइन बोर्ड मिला है, बिल्कुल सम्मिलित है, जिसे हमें लिपि का थोड़ा बहुत पता चला। राखीगढ़ी मनका जी नहीं, जो मनका उद्योग है वो चनहुंदड़ो लोथल से मिले हैं। सुरतगुई से बिल्कुल ये मिले, तो इसका जो नहीं वाला ऑप्शन है वो है राखीगढ़ी। ब्रह्मा वह सिहिलदीप के साथ व्यापार हेतु मौर्य काल की प्रमुख बंदरगाह क्या रही थी? ठीक है, ब्रह्मा व सिहिलदीप के साथ जो रही थी वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह रहती है। तो ये बंदरगाह पूर्व और पश्चिमी की बंदरगाह भी एक बार अच्छे से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है, फुतूहत ए आलमगिरी के रचयिता कौन थे? फुतूहत ए आलमगिरी के रचयिता जो रहेंगे तो सीधी बुक्स ही याद करनी होती है, ईश्वरदास नागर रहे हैं। तालिकोटा युद्ध के समय जो विजयनगर साम्राज्य है उसका जो कौन था शासक, ये अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है, राम राय थे। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वहाबी आंदोलन एक पुनर्वादी आंदोलन था, पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जिसकी स्थापना सैयद अहमद राय बरेली ने की है, ये तो बिल्कुल राइट है। वहाबी आंदोलन एवं तारीखे मुहम्मदियाई आंदोलन दोनों शाह वजी उल्लाह के उपदेशों से प्रभावित थे, बिल्कुल राइट है। वहाबी एवं तारीखे मुहम्मदिया आंदोलन के संस्थापक क्रमशः ब्रिटिश एवं सिखों के विरुद्ध कार्यवाही में मारे गए थे, ये भी राइट है। नेक्स्ट रहेगा आपका टीपू शाह तारीखे, ठीक है, टीपू शाह तारीखे मुहम्मदिया आंदोलन के संस्थापक थे, जी नहीं, ये तो वो पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक रहते हैं, न कि इस आंदोलन के, तो ये रोंग है। तो इसका जो राइट आंसर आपका जाएगा 4 है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस अधिवेशन में स्वदेशी और स्वराज, आपको पता है अभी बंगाल विभाजन की जब बात हुई थी उसके बाद ही स्टार्ट हुए थे स्वदेशी और स्वराज प्रस्ताव जो पारित हुआ था, वो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं, 1916 में बम्बई स्थित प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कौन जिम्मेदार है? ये जब सामाजिक सुधार आंदोलन हमने किए हुए यूट्यूब चैनल पे अच्छे से, वहाँ पे हमने डी के कर्वे को पढ़ा है। डी के कर्वे ने जिसमें विधवा विवाह के लिए स्पेशली आवाज़ उठाई है, महिलाओं के एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाई है, तो ये आपका डी के कर्वे रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने नदिया जिले के गोविंदपुर ग्राम में नील आंदोलन है जो आरंभ किया है? नील आंदोलन, तो इसके साथ साथ आपको क्या याद हो जाएगा कि आपका जो नील आंदोलन है वो नादिया जिले के गोविंदपुर ग्राम में होता है।
ठीक है। स्टार्टिंग कौन करते? दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास जो है इस नील आंदोलन को आरंभ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य नहीं था? जो रेगुलेट एक्ट था उसके बाद जो बनी कार्यकारिणी परिषद थी उसका जो मेंबर नहीं था वो उनमें से कौन है? तो क्लेवरिंग, मॉनसन, बावरेली, ये सभी उसके मेंबर थे। हाइड था जो वो रेगुलेटिंग एक्ट की कार्यकारी परिषद का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं, गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार यूरोप में किस स्थान पर किया? तो ये किया गया था मेन, ठीक है, मेन नामक स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानववाद से रिलेटेड है? ये आपकी IQ से रिलेटेड क्वेश्चन है, मानववाद के विषय में पूछा गया। इसके टॉपिक को आप कितना मर्जी पढ़ो, ज़्यादा ही लेंथी होता जाएगा। ये जो मानववाद है ये ज़्यादातर नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो मानववाद मनुष्य केंद्रित दर्शन है। यूरोप में पुनर्जागरण में मानवतावाद व तर्क का जन्म दिया है। मानववाद को शेक्सपियर के साहित्य में अभिव्यक्ति मिली है। ये सारे ही राइट हैं, ठीक है। मानववाद मनुष्य केंद्रित दर्शन है। यूरोप के पुनर्जागरण ने मानवतावाद व तर्क को जन्म दिया है। मानववाद को शेक्सपियर के साहित्य की अभिव्यक्ति मिली है। मानववाद ने समाज में सभी प्रकार के शोषण का अंत कर दिया। ऐसा तो कुछ नहीं है, आज के टाइम किसी भी शोषण का, खूब सारा शोषण चल रहा है। निम्नलिखित साइमन कमीशन में सदस्यों में से किसे उदारवादी माना जाए? तो ये कह रहे हैं कि ये जो साइमन कमीशन में जो व्यक्ति आए थे इनमें से कौन उदारवादी था? तो सर जॉन साइमन कहीं ना कहीं उदारवादी माने जाते हैं। अलेक्जेंडर केरेंस्की क्या है? अलेक्जेंडर केरेंस्की का क्या मतलब होता है? अक्टूबर क्रांति में जो रूस की क्रांति हुई है, अक्टूबर क्रांति से पूर्व रूस की अस्थायी सरकार का प्रमुख जो होता है उसको अलेक्जेंडर केरेंस्की कहा गया है। नेक्स्ट रहा है, नवाब मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो विवाद होता है वो सभी को पता है, क्योंकि जो है अंग्रेज है वो अपने निजी व्यापार के लिए कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे और यही इसका राइट आंसर है, ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। एक मिनट, ये वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर सल्तनत का सिराज हिंद कहते हैं? तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, जौनपुर को उत्तर का सिराज हिंद कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव पूर्व का संस्कार नहीं है? तो ये 16 संस्कार हम पढ़ते हैं वैदिक काल में, जब पढ़ते हैं वैदिक काल उत्तर वैदिक के बाद, तो 16 संस्कार जब बच्चा पेट में, मतलब पेट में रहने से और उसके मतलब बाद तक, जन्म होने तक, उसके पूरे जो है पैदा होना, बाद विवाह, सब उसमें 16 संस्कार के आते हैं। एक मनुष्य के 16 संस्कार आते हैं। तो वो प्रसव पूर्व मतलब जो वो पेट में ही होता है, तो उसमें क्या कहते हैं कि कौन सा संस्कार नहीं आता? तो वो अन्न थोड़ी ना खाता है। तो ये वाला राइट है इसका। नेक्स्ट है 16 संस्कार, आप सर्च करोगे 16 संस्कार निकल के आ जाएंगे, आप एक बार रीड कर लेना। किस शासक ने पट्टा व कबूलियत को भूमि बंदोबस्त में प्रस्तावित किया है? तो किसने किया है? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने पट्टा और कबूलियत, जैसे टैक्स, वो भूमि राजस्व के लिए जो टैक्स लगाते थे उसमें इन्हें पट्टा और कबूलियत ये वाली प्रथा स्टार्ट की हुई थी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की है? दीवान ए खैरात बहुत इजी क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही दीवान ए खैरात की स्थापना की गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किस मध्यकालीन स्थल में मृतकों के कपाल को साभिप्राय पूर्वक खंडित करने से अवशेष मिले हैं? मतलब मध्यकालीन साइट आपसे पूछी है, मेसोलिथिक जो एज है उसकी साइट आपसे पूछी गई है, जिसमें जो मृतकों के कपाल मिले हैं उनको खंडित करने के अवशेष मिले, मतलब कहीं ना कहीं बाहरी लड़ाई झगड़े की जो चीज़ें वहाँ दिखाई गई है, तो वो बताया गया लंगनाज में, ठीक है। ये हमने अच्छे से पढ़ा है, जब हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में ही जो आपका पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक टाइम है, उसमें हमने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ये आपके प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको मैंने बहुत बार कहा है कि जो प्रशासन से रिलेटेड पॉइंट जरूर याद रखने हैं। तो पहला है मीर बहर। तो सबसे पहले देखो आपको याद आना चाहिए मीर आतिश, और आतिश से मैंने याद कराया था आतिश होता है तोपखाना प्रभावी। तो डी का कहीं भी आपको थर्ड दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अगर यही राइट आंसर है, फिर भी आपको लगे कि भाई हाँ थोड़ा और डाउट करना, तो कोई एक आधा और आपको आता है तो वो याद कर लेना। जो मीर बहर है, मीर बहर वो क्या है? नौसेना और वह नदी के परिवहन प्रभारी है। मीर बख्शी है, सैन्य विभाग का है।
तो यही इसका राइट आंसर है। तो ये हमारा था 2021 का जो एग्ज़ाम है, उसमें हमने 60 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। वो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आप अच्छे से अपना सिलेबस कवर कर पाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना। ओके, बाय बाय।